औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज पोर्शन सेक्शन ए जो आपके एग्ज़ाम का आएगा। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं और डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपकी न्यू बुक की जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की कराची बोर्ड की आई है, तो मेरे बेटे 14 चैप्टर्स हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर चैप्टर के एमसीक्यू एग्ज़ाम से पहले आप तक पहुँचें और आप उनको रेडी करें और सेक्शन आपका अच्छे अंदाज में प्रिपेयर हो जाए। तो आज इस सिलसिले में हम चैप्टर नंबर 12 पर आए जिसका नाम है ऑस्किलेशंस, और आज हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस पैकेज से फ़ायदा उठा रहे होंगे और जो प्रीवियस चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं उनके एमसीक्यूज़ आप देख रहे होंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 ऑस्किलेशंस के एमसीक्यूज़ को जो आपकी बुक के लास्ट में दिए गए हैं चैप्टर के एंड में इनको सॉल्व करेंगे। तो आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटे आपके सामने चैप्टर 12 का पहला एमसीक्यू आ गया है जहां पर बात की जा रही है एक ट्रैवलिंग वेव है जिसका हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। कुछ इस अंदाज से कि वेव चल रही है और ये टॉपिक आपके चैप्टर 12 में है कि ट्रैवलिंग वेव की डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से स्पीड v का फॉर्मूला क्या होगा, कि वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा ये टॉपिक आप खोलेंगे तो वहाँ पर वेव वेलोसिटी इस टॉपिक के साथ ही बनी हुई है ओमेगा अपॉन के। यहाँ भी देखें ओमेगा अपॉन के बराबर होगा वी के, तो इसको याद कर लेंगे वी बराबर होगा ओमेगा अपॉन के। जब भी आपको ट्रैवलिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में दिया जाए तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बाकी आप बुक से गो थ्रू करें, एमसीक्यू आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बेटा ये आपके सामने सेकंड एमसीक्यू आ गया है चैप्टर 12 का और रिलेटेड है पिछले एमसीक्यू से कि यहाँ पर दो साउंड वेव्स की बात की जा रही है कि दो साउंड वेव्स को इस अंदाज से उनका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा दिया हुआ है ए y इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे आप देखिए कि एक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ रहा है और दूसरे के साथ कॉज आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि बताएं दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा। फेज डिफरेंस मांगा जा रहा है इन दोनों वेव्स के दरमियान में। तो इसको मेरे बेटे कुछ इस अंदाज से करना है कि हमें इन दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम करना है। जैसे यहाँ साइन आ रहा है तो नीचे जहाँ कॉज आ रहा है वहाँ भी हमें साइन बनाना होगा। तो यहाँ मैथ का एक फॉर्मूला यूज होगा कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो पहला वाला है समझ इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे साइन की फॉर्म में। ये दूसरा वाला कॉज वाला है उसको हम लिख देंगे साइन पाई बाई 2 प्लस, यानी कि जो वैल्यू आगे आई हुई है कॉज के साथ वो आपने पाई बाई 2 के साथ ऐड कर दी। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अब साइन में आ गए, पहले वाले साइन में आ गया और दूसरे वाले साइन। तो अगर आप गौर करें तो पहले वाले में ओमेगा टी माइनस के एक्स के आगे कुछ नहीं आ रहा तो 0 आ रहा है, और दूसरे वाले में उसके आगे पाई बाई 2 आ रहा है जिसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं। तो एक्चुअली जब साइन कॉज यानी कॉज साइन बना तो फेज डिफरेंस आ गया दोनों के डिस्प्लेसमेंट का और वो आ गया है पाई बाई 2 का। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप बहुत आराम से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें दोनों को साइन में लाना है। तो नीचे वाला कॉज में था, जब वो साइन में आया तो पाई बाई 2 उसके एंगल में हमें ऐड करना पड़ा, इसलिए फेज डिफरेंस दोनों में आ गया पाई बाई 2 का। इसी अंदाज से ये समझाया हुआ है और इसी अंदाज से ये बात की हुई है। तो पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटे चैप्टर नंबर 12 का तीसरा एमसीक्यू आपके सामने आ गया है जहां पर आपको स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से एक एमसीक्यू दिया गया है और यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए कि तीन अलग अलग मीडियम की यहाँ बात की जा रही है कि भाई साउंड ट्रेवल कर रही है एयर में और फिर हाइड्रोजन गैस के अंदर और फिर एक मेटल में, जबकि टेम्परेचर तीनों का सेम है। तो सवाल यह है किसमें
स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी? क्या एयर में ज़्यादा होगी, या हाइड्रोजन गैस में ज़्यादा होगी, या मेटल में ज़्यादा होगी एट द सेम टेम्परेचर? तो बहुत आसान सी बात है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं मेटल की तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और आखिर में एयर सबसे लाइटर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, देन इन गैसेज सबसे ज़्यादा मेटल में होगी, फिर हाइड्रोजन में, और आखिर में सबसे कम एयर में आएगी। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर इस सवाल में वेलोसिटी मेटल में ज़्यादा है, फिर हाइड्रोजन में आएगी, और फिर एयर में। तो ये तमाम आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं, इनको भी देखिएगा। और ये रिलेटेड है, एक टॉपिक है आपकी बुक में, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बाद में लेप्लास करेक्शन हुई है उसके अंदर, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू आ गया है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि मेटल विद सॉलिड है तो इसमें ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड। बेटे चैप्टर 12 का नंबर 4 एमसीक्यू सामने आ गया है। बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। टॉपिक का नाम मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये हमने बनाई है इस चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का, और बाद में फिर उसको हमने लेप्लास करेक्शन भी कराई है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जब टेम्परेचर को हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रेशर लेते हैं 180 एम, इस वक्त ये स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड। आप ये बताइए कि एयर प्रेशर को हम डबल कर दें जबकि टेम्परेचर को हम ना चेंज करें तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? बहुत आसान सा सवाल है। इसका जवाब आपके सामने आ रहा है कि प्रेशर जब हम चेंज करते हैं तो उससे नीचे डेंसिटी भी जो एयर की है उस पर भी फर्क पड़ता है, और दोनों का इंक्रीज कैंसिल आउट हो जाता है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज। यानी लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन इज देयर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि अगर हम एयर प्रेशर को डबल करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जवाब ये भी है कि यहाँ देखते हैं प्रेशर में जब चेंज प्रेशर करते हैं तो नो इफेक्ट ऑन स्पीड। तो आई होप बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर के चेंज करने से ज़रूर वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है, मगर प्रेशर के चेंज करने से इसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप करेक्ट आंसर यही है, थर्ड ऑप्शन, कि 332 जो पहले थी वेलोसिटी वही अब आएगी। इसे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 12 का अगला एमसीक्यू सामने आ गया और बिल्कुल सेम वही सवाल है जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड वी इन एयर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी। जैसे कि हमने वहाँ देखा था कि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0, यानी प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। प्रेशर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, उनमें डिपेंडेंसी शो हो रही है। पहले वाले में प्रेशर से वेलोसिटी का ताल्लुक नहीं है और यही करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटे चैप्टर नंबर 12 का नंबर 6 एमसीक्यू सामने आ गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो टॉपिक ही यहाँ से शुरू हो रहा है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड की। आप वहाँ देखेंगे जब थ्योरी में इसको आप पढ़ेंगे कि इसका जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, इलास्टिक प्रोबेबिलिटी, यानी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक प्रोबेबिलिटी अपॉन इनर्शियल प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट तो दो ऑप्शन में आ रहा है, अब इलास्टिसिटी भी आ रहा है। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि आइसोथर्मल होगा या एडियाबैटिक। तो मेरे बेटे जब आप टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उसके बाद लेप्लास करेक्शन एक आई है कि न्यूटन फार्मूले में एक मिस्टेक हो गई थी जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, जिससे उसमें 16% एरर आ रहा था। तो लेप्लास ने अगर उसको करेक्ट करा कि जब साउंड प्रोपिगेट करती है तो ये एक प्रोसेस है एडियाबैटिक, यानी इस दौरान में हम हीट को जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते, हीट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बाहर आ जाए या हीट अंदर चली जाए। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है ये करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप बाद में अपनी थ्योरी से और पक्का कर सकते हैं कि यहाँ पे आइसोथर्मल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिसिटी ये करेक्ट है। चलते हैं आगे।
चैप्टर 12 का नंबर 7 एमसीक्यू सामने आ गया है मेरे बेटे। और ये एक टॉपिक है जो इन्होंने नई बुक के अंदर डाला है। पुरानी बुक के अंदर इसका इंट्रो इतना ज़्यादा नहीं था। कि यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स के हवाले से, कि जब वो एक जनरेट होती है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो जो टॉपिक फेमस है उसमें तो ये है कि हम दोनों किनारों से स्ट्रिंग को बांध देते हैं। मगर इस टॉपिक के अंदर एक एंड जो है बांधा हुआ है, एक एंड खुला हुआ है। तो इस सूरत में पाइप की लेंथ अगर एल है और उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही हैं, एक तरफ से उसको क्लोज किया हुआ, एक तरफ से ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं स्टैंडिंग वेव्स के वो चेंज हो जाते हैं मेरे बेटे। कि अब यहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने स्टैंडिंग वेव उस फ्रिक्वेंसी 7 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है F1, तो 7 टाइम दी हुई है। तो अब ये मांग रहे हैं आपसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। नोड्स आपको पता है वो पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, परेशान ना हो। आप ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है Fn इक्वल टू NF1। तो यहाँ पर है दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी जो वेव की ये मांग रहे हैं वो 7 टाइम है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, तो 7F1 आ गया। अच्छा, इस टॉपिक में जो है लैम्डा का फॉर्मूला होता है 4L अपॉन Fn, यानी कि जो नैन, जो कि जो भी नंबर ऑफ लूप की आप बात करोगे वो नंबर ऑफ नीचे आएगा। तो यहाँ पे 7वें की बात कर रहे हैं तो 4L के नीचे क्या आ गया 7। अगर यहाँ पर फंडामेंटल के बाद बात की जाती तो उसमें नीचे F आता, 2 के अंदर नीचे 2 आता। तो अब यहाँ पर देखें जनरल फॉर्मूला तो ये है कि Fn बराबर है 7F1 के और लैम्डा बराबर है 4N अपॉन 7 के। अब जो नोड्स के दरमियान क्लोज डिस्टेंस होता है मेरे बेटे वो होता है हाफ ऑफ द लैम्डा, यानी आधी वेव दो नोड्स से फासला होता है। आप इसको यूं ले लीजिए इस तरीके से कि आधी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बन रही है तो ये आधी वेव अगर है तो दो नोड्स का फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कहलाता है हाफ वेव लेंथ के बराबर। तो अब यही होता है दो नोड्स का सबसे कम से कम डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ तो इसे रहने देंगे, लैम्डा को रख देंगे 4L अपॉन 7, क्योंकि इस केस में नीचे क्या आएगा उसके 7, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2L अपॉन 7 ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा देखिए और जब थ्योरी से इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कि ये एक टॉपिक है, जब इसको आप बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। मतलब जनरली आप याद रखेंगे जो फार्मूलाज दोनों तरफ से जब स्ट्रिंग बंधा होता है तो उसके लिए अलग हैं, और जब एक तरफ से खुला हुआ है एक तरफ से, यहाँ देखें आप ये पाइप क्लोज है यहाँ से ओपन है, तो इस सूरत में फार्मूलाज जो चेंज हैं, लैम्डा एन इक्वल टू 4L है, उसमें था लैम्डा एन इक्वल टू 2L, यहाँ 4L आ जाता है। तो बस इसको याद रखना है और उसके नीचे जो भी वेव आएगी नंबर उसका नंबर नीचे आता है। तो इसको आराम से देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। चैप्टर 12 का नंबर 8 एमसीक्यू सामने आ गया है और टॉपिक का नाम रखिए याद, डॉपलर इफेक्ट। ये टॉपिक है चैप्टर 12 के अंदर, और ये इंडिकेट करता है कि जब आपकी सोर्स ऑफ साउंड या ऑब्जर्वर मूव करते हैं तो उससे जो फ्रिक्वेंसी रेस्ट में सुनाई देती है उसमें चेंज आता है। तो उससे रिलेटेड ये सवाल आया है मेरे बेटे। जब आप थ्योरी अच्छी पढ़ लेंगे तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। पर सवाल क्या है कि सवाल ये कि एक साउंड है, यानी कि एक फ्रिक्वेंसी जो है 620 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, वो जो है एक आइसक्रीम ट्रॉली जो है साउंड इमिट कर रही है और वो जा रही है स्पीड v से एक लड़के की जानिब जो कि किसी घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और उसको सुनाई दे रही है फ्रिक्वेंसी, उसको हम F1 का नाम दे रहे हैं। यानी कि आसान ज़बान में कि एक गाड़ी है आइसक्रीम की, वो साउंड ब्लो भी कर रही है, हॉर्न दे रही है और लड़के की जानिब जा रही है, और 620 हर्ट्ज एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब सोर्स लिसनर की जानिब जाती है तो उससे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी पिच में इजाफा होता है। एक बात तो डन है कि जब लड़का इस आवाज़ को सुन रहा होगा तो 620 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को सुनाई दे रही होगी। अब आगे चलते हैं। इफ़ द ट्रॉली स्टॉप, अगर ट्रॉली रुक जाती है और लड़का जो है आइसक्रीम ट्रॉली की तरफ अप्रोच करे उसी स्पीड से, तो अब जो बॉय है नाउ हेयर द साउंड विथ फ्रिक्वेंसी F2। तो अब नीचे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यानी कि आपको ये बताना है कि अगर लड़का जो है उसी रफ्तार से, इससे पहले ट्रॉली उसकी जानिब आ रही थी, उसी रफ्तार लड़का अगर उस ट्रॉली शुरू कर दे तो उस सूरत में, और ट्रॉली अगर स्टॉप हो जाए तो उस सूरत में बताइए
कि अब फ्रिक्वेंसी जो नई आएगी उसका नाम अगर F2 है तो वो कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन इसलिए करेक्ट है कि उसी स्पीड से जो सोर्स आ रही थी उसी स्पीड से ऑब्जर्वर जाएगा। जब दोनों की स्पीड सेम है तो जो नई फ्रिक्वेंसी है वो लाजमी बढ़ेगी, यानी कि जो दोनों जो है फ्रिक्वेंसी जो F1 F2 हैं वो 620 हर्ट्ज से क्या होंगी, बढ़ेंगे। क्योंकि चाहे पहला केस हो कि जब ऑब्जर्वर सोर्स जा रही हो लिसनर के पास या लिसनर जा रहा हो सोर्स के पास, दोनों केस में फ्रिक्वेंसी में इक्वल इजाफा यहाँ इसलिए होगा कि रफ्तार दोनों की अप्रोच करने की क्या होगी, सेम। इसका अंदाज के फॉर्मूले हैं, जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होंगे। इस तरीके से कि दोनों जो है एक दूसरे की जानिब आ रहे हैं, तो पहले इसका चेंज देख रहे थे फिर इसका चेंज देख रहे हैं। तो ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए और आसान हो जाएगा। फिलहाल इसमें क्या आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। चैप्टर 12 का 9 MCQ सामने आ गया। बहुत आसान सा MCQ है, टॉपिक है जिसका नाम है बीट्स। चैप्टर 12 में हम पढ़ेंगे, रिलेटेड है साउंड से, कि जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की आवाज़ आपस में टकराती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक गैस के अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है और वो जो दो फ्रिक्वेंसीज हैं, दो साउंड्स हैं, उनकी लैम्डा आपको दिए गए हैं और जो बीट्स बना रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 6 बीट्स आपको दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, बताना है कि उस मीडियम में आवाज़ की रफ्तार कितनी होगी। तो इसके लिए मेरे बेटे ये पूरा फार्मूला है बीट फ्रिक्वेंसी का, एफ बी बराबर है F1 माइनस F2। ये हम ड्राइव करेंगे टॉपिक के अंदर। तो अब एफ बी फ्रिक्वेंसी होती है V अपॉन लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी चाहे F1 और F2 उनके लिए पूरे मीडियम के लिए सेम रहेगी, तो V अपॉन लैम्डा 1 V अपॉन लैम्डा 2। एफ बी रख दिया 6। अब V कॉमन ले लिया, लैम्डा 1 हमें दिया हुआ 50 सेंटीमीटर मीटर में लिया है 0.5, ये लैम्डा 2 दिया 50.4, 0.504 हो गया। 1 से डिवाइड कराया, माइनस करेंगे और एंड में जब इसको V निकालेंगे तो वो आ रहा है थर्ड ऑप्शन के नियरेस्ट 378 मीटर पर सेकंड। और ये रिलेटेड है बीट्स के टॉपिक से, तो परेशान ना हो, आप आराम से कैलकुलेशन देखिए और पहले इस MCQ को अच्छा कीजिए, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये और बेहतर होता जाएगा। चैप्टर 12 का लास्ट MCQ सामने आ गया मेरे बेटे। बहुत आसान सा MCQ है कि यहाँ पर बात हो रही है कुछ वेव्स की, स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम में दिया हुआ है 760 मीटर पर सेकेंड, और अगर 3600 वेव्स पास कर रही हैं किसी पॉइंट से एक मीडियम में 2 मिनट के अंदर, तो बताएं उसकी वेवलेंथ क्या होगी। यानी हमें वेलोसिटी दी गई है और हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाती है तो हम आराम से इसका लैम्डा निकाल लेंगे। तो एज यू नो फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही है, जो हमें यहाँ दिया हुआ है 3600 वेव्स हैं और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट का, तो इसको लाएंगे सेकंड में। यानी कि हमने वेव्स को ऊपर रखा, तादाद को, टाइम को रखा नीचे, मिनट को सेकंड में लाए, 120 से उसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से आ रहा है 30 हर्ट्ज। यानी 1 सेकंड में 30 वेव्स वहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं। तो ये आपको फ्रिक्वेंसी मिल गई। वेलोसिटी आपको दी हुई 760, लगा देंगे फेमस फॉर्मूला V इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा के लिए अरेंज करा V अपॉन एफ, तो आंसर आ रहा है 25.3 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको अच्छा रेडी कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज चैप्टर नंबर 12 के MCQs को सॉल्व कराया है। और याद रखें बेटे, देखें ये सेक्शन A 17 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा और ये आपको बेहतरीन करना है। उसके लिए आपको बुक के जो एंड में हर चैप्टर के MCQs दिए गए हैं, एक एक MCQ को आपने परफेक्ट करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि वही MCQ आपके एग्ज़ाम में लाजमी आएगा। जब इस अंदाज से आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये जितने 14 चैप्टर हैं इनके तमाम MCQ आप रेडी कर लें तो आपका सेक्शन A पेपर का बहुत शानदार हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मेरे जो बाकी लेक्चर्स हैं जो मैंने MCQs में डाले हैं उसको भी देखिए, रिफ्रेश करते जाइए। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके बहुत करामत साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।